हेलो बच्चों, नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साकार बैच में। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जी? अबे सुनाई दिखाई दे रहा हूँ। राधे राधे, सबके काम बना दे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सब लिख दो, चलो कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया। एसी अपन थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं क्योंकि तुम टेम्परेचर बढ़ा ही देते हो। वाह वाह। कैसे हो जी? ठीक है। चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप बच्चे जानते ही हैं कि सर आप पहले आते ही हमें वॉइस लो है तो भैया धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ठीक है। वॉइस भाई धीरे है क्या? ओ भाई ओ ठीक है रे, वॉइस धीरे है, सही है रे। ओ भाई ठीक है, वॉइस है ना। अपने फोन का बढ़ा, फोन का बढ़ा। आ गया है 2 फेब का, कोई बात नहीं भाई, आ गया है तो क्या है, क्या है, एग्ज़ाम आना ही था, आना ही था। चलो कोई बात नहीं, चल रहे, शुरू करता हूँ। सो गाइज, अपन ने लास्ट क्लास में रिलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद थर्मोडायनामिक एंटिटी कुछ रिलेशंस अपन ने पढ़े थे। उसी में मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसको अपन वेंट ऑफ इक्वेशन से देखा था। आज की क्लास में एक तो अपन थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में चलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है। उसके बाद अपन कहीं ना कहीं उसके एक टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। इसी के आधार पे अपन उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद अपन चलेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। ये कहानी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आपको पूछ लेता हूं ताकि मुझे ऐसा लग जाए कि आप पढ़ के आए हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लास्ट क्लास में एक वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ा था K2/K1, ठीक है, ln में, एंड दैट इज व्हाट डेल्टा एच अपॉन आर। अगर ऊपर K2 है ना सर, तो पहले आएगा T1 फिर आएगा T2। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ln K2 अपॉन K1। इसका मैंने डेरिवेशन करवाया था ना, इंपॉर्टेंट है रे। डेरिवेशन क्यों करवाया था अभी बताता हूं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर वेंट ऑफ इक्वेशन। इसको अपन ने बनाया कैसे था सर? इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक होता है जी डिफरेंशिएटेड फॉर्म, आसान है सर, हमें सब पता है, हमें सब पता है मास्टर जी। डिफरेंशिएटेड फॉर्म अगर तू हमसे पूछ लेगा तो हम कहेंगे DLN के इक्विलिब्रियम अपॉन DT बराबर में दैट इज माइनस डेल्टा एच अपॉन में RT। बोलो जी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेटेड और दिस इज व्हाट डिफरेंशिएटेड रेट लॉ, ठीक है। ये आता कैसे है आप इसको लिख सकते हो सर, डेल्टा जी होता है जी माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। ये भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। फिर यहीं से हम डेल्टा एच का दैट इज डेल्टा जी का वैल्यू रखेंगे, दैट इज व्हाट माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम के बराबर। डेल्टा जी का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। फिर माइनस RT को नीचे लाऊंगा तो माइनस डेल्टा एच अपॉन RT। यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस माइनस बिकम प्लस डेल्टा एस अपॉन R इज इक्वल्स टू ln के इक्विलिब्रियम। फिर इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा DLN के इक्विलिब्रियम अपॉन DT इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन RT स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने लिखे थे सब इंपॉर्टेंट है। बोलो जी।
अगेन मैंने आपको शायद एक ग्राफ भी बनवाया था बच्चों, आपको अगर याद हो तो मैंने एक ग्राफ भी बनवाया था आपको, ln के इक्विलिब्रियम वर्सेस 1/t, ठीक है, जो कि इसके बेसिस पे बना था, ln के इक्विलिब्रियम y एक्सिस पे, और ये तेरा हो जाएगा 1/t x एक्सिस, तो उसके आगे वाला स्लोप है विच इज नेगेटिव स्लोप है, ये इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। स्लोप कितना होगा जी, माइनस डेल्टा एच अपॉन में आर। मेरा पहला सवाल कहां पे प्लस होगा, यहां पे क्या, देख लो एक बार देख लो, कोई बात नहीं, अपन ने इसको देखा था, डेल्टा जी क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, माइनस को नीचे लाऊंगा, ठीक है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो हाँ ये प्लस में बनेगा ना, क्योंकि ये आर टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव में बन जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ टी स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। अब इसको 1/t का डिफरेंशिएशन करोगे, ऊपर माइनस बनेगा, माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो प्लस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर होगा, ठीक है साइन, बिल्कुल सही बोला तूने। अब मैंने यहां पे जो ग्राफ बनाया ना, ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, इस वाले इक्वेशन का। मेरा सवाल आपसे ये है, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बताओ किसके लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कि एंडोथर्मिक के लिए, बताना जरा, आराम से सोच के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच के बताओ, ठीक है। इसका आंसर करो कि इसमें एक्सो और एंडो में कौन सा या किसका ये ग्राफ है, ठीक है। बताओ। श्रुति, कल वाले डीपीपी के क्वेश्चन नहीं आए तो श्रुति इसका यह मतलब नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको वही आएगा, नए क्वेश्चन तो आपको खुद से भी दिमाग लगाने हैं ना उसमें। अबे खुद का भी तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा उस क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन जो मैं यहां करवा रहा हूं वो एज इट इज थोड़ी आ जाएंगे जैम में, थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चनों में समझने के लिए। हर क्लास में बोल देते हैं सर डीपीपी नहीं हो रही है, ओ भाई अपना भी तो दिमाग लगाना है उसमें। चलो, सो स्लोप क्या है, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ठीक है। तो ये किसके लिए है सर, ऑब्वियसली क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा सर, यहां तो नेगेटिव है ही, डेल्टा एच अगर मैं पॉजिटिव लूं, क्योंकि ओवरऑल मुझे स्लोप नेगेटिव चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव के लिए सर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव रहनी चाहिए। नेगेटिव कब रहेगी सर, जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर मान ली इसको मैंने नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम प्लस। तो ये ध्यान रखना है कि सर ये जो ग्राफ अपन ने बनाया था दैट इज फॉर एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और ये उसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया पवन कुमार, शाबाश। स्नेहा चौरसिया जी, शाबाश। ओके, ध्यान रखना, ये क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे मान ली ये मैंने बात बोली, ये मैंने जैसे लास्ट क्लास में नहीं बोली थी, अब ये तो तेरा खुद का भी दिमाग लगना चाहिए ना यार। अब तुम कहोगे सर नहीं आई, आपने नहीं पढ़ाया था, हम नहीं कर पाएंगे ये, तो भाई तुझे एंडो और एक्सो का मतलब नहीं पता, बिल्कुल पता है। तुझे स्लोप का मतलब नहीं पता, बिल्कुल पता है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर। अब अगर तुम जिद लेके बैठ जाओगे कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, तो नहीं होगा भाई वो। मेरी बात समझ रहे हो ना। सिमिलरली लेट सपोज अगर मैं कहता हूं फॉर एक्सोथर्मिक, तो सर डेल्टा एच होता है नेगेटिव, तो यहां पे वैल्यू रख, तो सर ये होता है माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। इसको और ढंग से लिख ले तो एल एन के इक्विलिब्रियम किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस में डेल्टा एस अपॉन आर। तो अब तुझे पता है कि सर क्योंकि यहां पे मैंने ये नेगेटिव रख दिया है तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम प्लस, तो क्योंकि फॉर एक्सोथर्मिक जो स्लोप होगा ना दैट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब क्या, ये ग्राफ कैसे आएगा, ऊपर की तरफ। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये ग्राफ आएगा एल एन के इक्विलिब्रियम
और 1/t का यहां पे स्लोप हो जाएगा जी माइनस माइनस डेल्टा आर, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। राइट बच्चों, ये बात समझ आई। अबे मैंने लास्ट क्लास में बच्चों जो आपको इक्वेशंस पढ़ाई थी, ये सारी इक्वेशंस, इसके बेसिस पे मैंने सवाल आपको नहीं करवाए थे, अब उसके आधार पे मैं सवाल करवा रहा हूं। पहले प्रकार का सवाल जो ग्राफ से आ सकता है वो इस तरीके का आ सकता है, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है जैम में कि एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। चल कोई बात नहीं, आगे चलता हूं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होगा, तो आप जरा इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो आराम से तसल्ली से देखो क्या बोला, अ रिवर्सिबल रिएक्शन, बहुत बढ़िया, इज एंडोथर्मिक विच मीन्स डेल्टा एच कैसा है, पॉजिटिव। गाइज अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है तो आप क्वेश्चन बना जाएंगे। देख एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव। आगे चल, कह रहा है इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, आगे की तरफ है, आगे की तरफ वो जब जा रही है तो वो डेल्टा एच कैसा है जी, पॉजिटिव है उसका, दैट इज व्हाट, इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इज और आर लिखता है, दैट मीन्स वो एमएसक्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। आज पढ़ता हूं, एल के जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/t विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। क्या ये सही बात है, यस और नो? क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, यस और नो? बताओ पहली स्टेटमेंट, 1 by 1 आंसर करना। स्टेटमेंट क्या पहली करेक्ट है? अभी तू जो पढ़ के आया, अभी जस्ट पढ़ के आया है सर, अपन को पता है ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। ये आता कैसे, ये याद कैसे रखना है सर? अपन को एक चीज याद रखनी है, माइनस RT ln k इक्विलिब्रियम, बस। अगेन एक और, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आता कहां से, इसको पढ़ोगे आप थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है। इसकी वैल्यू यहां रखो तो ये बनेगा क्या, दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर माइनस RT ln k इक्विलिब्रियम। बस इसी को सॉल्व करूंगा तो यहां से जो एक्सप्रेशन बनेगा, ln k इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन में RT प्लस में डेल्टा एस अपॉन R। ये आपका इक्वेशन बन रहा है। अब आपने अभी देखा कि सर अगर एंडोथर्मिक है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल स्लोप कैसा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है ऑलरेडी, तो सर वो नेगेटिव स्लोप रहेगा और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल मुझे सही लग रही है। आगे चल, दूसरी कह रहा है d/dt ln k इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये कि सर लेट सपोज अगर मैं कहता हूं ln k इक्विलिब्रियम, तो ln k इक्विलिब्रियम में जब मैं इसका dln/dt करता हूं, मतलब इसका सेम अपन ने अभी लिखा dln k अपॉन में dt, ये कितना आ रहा है, डेल्टा एच अपॉन में RT स्क्वायर। तो डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है ना भाई। तो बता दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, यस और नो? क्या बी स्टेटमेंट करेक्ट है, यस और नो? क्या बी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? देख dln k/dt, क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? बताओ, शाबाश, अरे बोलो ना भाई, बिल्कुल सही है। सेकंड भी करेक्ट है। अबे पॉजिटिव का मतलब, अबे गधों, पॉजिटिव का मतलब क्या सर, ग्रेटर देन 0। ये पूरी टर्म पॉजिटिव है ना यार, दैट मींस ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है ना? यस, सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऐसा सवाल आ सकता है जी एमएसक्यू में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद a plot of dln k against 1/t square will have a positive slope। करके देख लेते हैं भाई। लेट सपोज वो कह रहा है dln k अपॉन dt इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज डेल्टा एच अपॉन में RT स्क्वायर। तो इसका ऑब्वियसली 1/t स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, एंडोथर्मिक है। क्या सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यस और नो? क्या सी वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, यस और नो? एंडोथर्मिक है ना भाई, तो उसका स्लोप क्या है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका और 1/t स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो डेल्टा एच अपॉन आर स्लोप होगा इसका, प्लस में 0 इंटरसेप्ट है,
यस और नो? तो सर यहां पे जो डेल्टा एच होगा ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यस, सी इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यस, सबको क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? सवाल कैसे आ सकता है? चलिए बहुत बढ़िया। अगेन एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब क्योंकि ये चीज आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, इसको अपन अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जहां पे अपन पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। बट इस चीज को समझना बहुत आसान है, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का मतलब, ध्यान से सुन लेना, एंडोथर्मिक का मतलब सर जो हीट ले, अबे पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ हीट होता है, एंथैल्पी चेंज। तो वो हीट होता है, हीट अगर वो ले, फॉर एग्जाम्पल मान ले अगर मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूं, कोई भी रिएक्शन कर रहा हूं, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा हूं, और अगर मैं इस रिएक्शन को बोलता हूं कि ये एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है, इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि सर कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हुई, एंडोथर्मिक का मतलब कि सर जो मेरे पास रिएक्टेंट है उसको अगर मैं हीट दूंगा तभी वो प्रोडक्ट में जाएगा, अन्यथा वो कतई नहीं जाएगा, क्योंकि हीट लेना उसके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने वाली कहानी को बयां करता है। सवाल समझ आया? बात समझ आई? क्या बोला मैंने? सर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक का मतलब हीट देने पे ही रिएक्शन आगे जाएगा, हीट देने पे ही रिएक्शन आगे जाएगा, यस और नो? विच मीन्स कि लेट सपोज सर कोई रिएक्शन को हीट देने पे ही आगे जा रही है, तो अगर ज्यादा हीट दूंगा तो ज्यादा आगे जाएगी। दैट मीन्स कि सर अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी ऐसी है जो हीट देने पे आगे जा रही है और मैं टेंपरेचर उस रिएक्शन का बढ़ा दूं, दैट मीन्स मैं उसको ज्यादा हीट दे रहा हूं, तो बता रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बता रिएक्शन किस तरफ जाएगी? अरे बोलना यार। अरे बोलो ना। रिएक्शन आगे जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, यस और नो? फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, है ना? दैट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कब? जब एंडोथर्मिक है, दैट विल फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में बोलो तो इट फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। सब स्टेटमेंट करेक्ट। बोल गुड्डू। राइट? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसके अलावा सवाल कैसे आ सकता है? जैसे कि ये सवाल है, एक बार फिर से आराम से, अब आराम से आप एक बार सवाल पढ़ेंगे। देख क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डाटा दे रखा है इतने और इतने पे, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया है। अगर मैं इसको सवाल करवाने से पहले एक सवाल पूछ लूं, अगर मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ ही लूं, लेट सपोज फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन the temperature is increased from T1 to T2, then which of the following is correct? बताना बच्चों जरा इसका आंसर। ऐसा भी सवाल आ सकता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। K1 और K2 सेम होंगे, K1 कम होगा या K1 ज्यादा होगा, या दोनों ही जीरो रहेंगे? ठीक है, ध्यान रखना।
बताओ, चलो करना कैसे है सर? ln K2/K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। जरा देखना, क्योंकि मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ रहा, दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1। हेलो, तो T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग K2 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग K1 है। अब क्योंकि बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, एंडोथर्मिक है तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल K2/K1 ln में ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होता है सर? अगर मैं इसको x मान लूं तो x जब ग्रेटर देन 1 होगा, दैट मीन्स K2/K1 जो था ग्रेटर देन 1 था, दैट मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1। जय माता दी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यस बच्चों, बताओ। तो ऐसे आप कोई सा भी पूछ सकते हो, ठीक है, आप किसी का भी पूछ सकते हो, ठीक है रे। ओके, इसमें चाहे वो एक्सो लेके टेम्परेचर को घटा दे या बढ़ा दे, आप इसके अकॉर्डिंग ही आंसर करोगे। सिमिलरली अब मैं एक सवाल दिखा देता हूं आपको, ये वाला कहां गया वो क्वेश्चन अभी जो अपन ने निकाला था, ये रहा। देख, इसमें कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कर रहा हूं और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डाटा जब ये टेम्परेचर ले रहा हूं और जब ये टेम्परेचर ले रहा हूं, दो टेम्परेचर है और उसमें एक टेम्परेचर पे ये है, एक टेम्परेचर पे ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ द रिएक्शन। मतलब अभी मैंने बताया जो एंथैल्पी होता है वो हीट ही होता है, तो दैट इज व्हाट डेल्टा एच। आपको डेल्टा एच निकालना आसान है, इजी है, इजी है। देख कैसे, देख कैसे। तो T1 कितना है सर? 673 केल्विन। बहुत बढ़िया सर। T2 कितना है? 773 केल्विन। अगेन इसके लिए K1 कितना है? 1.64 इंटू 10 टू द पावर -4। इसके लिए K2 कितना है जी? 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5। अगेन कैलकुलेट डेल्टा, डेल्टा एच निकालना है। तो आपको पता है सर ln K2/K1 यूजिंग इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वेंट ऑफ इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको और ढंग से लिखना है तो सीधा एलसीएम लेवल, एलसीएम वाली बात लिख ले। T1 T2 वैल्यू रखनी है। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। डेल्टा एच जो नहीं पता है वो निकल जाएगा। यस और नो? हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा। यस और नो? क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए जी, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पक्की बात है। राइट बच्चों, चलिए ठीक है। तो इसको सॉल्व करना सेम ऐसे एक और सवाल दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। वो क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है फॉर द रिएक्शन वी हैव गिवन द रिएक्शन। कह रहा के, इस रिएक्शन के लिए जो के का वैल्यू है इस टेम्परेचर पे इतना है और के का वैल्यू इस टेम्परेचर पे इतना है। कह रहा व्हाट इज द एवरेज, वही डेल्टा एच निकालना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर मैं इसमें के पूछता हूं 800 पे, तो आप पहले वाला तो निकाल सकते हो, पहले वाला तो इजीली निकाल सकते हो ना, जैसे अभी किया था अपन ने। अभी जैसे किया था कि सर ये मेरे पास K1 दे रखा है, ये T1 दे रखा है, K2 दे रखा है, ये T2 दे रखा है। पहली बात तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे। अगेन यहां पे डेल्टा एच तो निकल जाएगा आपका, डेल्टा एच तो हो जाएगा। बट सवाल उठता है कि सर ये कैसे करें, क्योंकि यहां पे इस टेम्परेचर पे पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल हो ना, देख आपको पता है सर यहां पे अब 3 टेम्परेचर हो गए हैं, 700 डिग्री, 800 डिग्री और 1000। पक्की बात है। तो चाहे तू इसको और इसको मान ले कि 700 है और इसका 800 मान ले, तो ये 700 वाला कम टेम्परेचर है, इसको T1 मान ले, इसको T2 मान ले। या फिर तू इसको मान ले, कंबाइन कर ले। जैसे कि इसको ये कम वाला T1 मान ले, ज्यादा वाला T2 मान ले। आप किसी को भी कंबाइन करके निकाल सकते हो। मेरी बात समझ आई? मैंने क्या बोला? मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं? अबे 3 टेम्परेचर हो गए ना। अब सवाल में वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ 800 डिग्री पे, तो आपको तो भैया 700 पे पता है, 1000 पे पता है। अब जो ऑब्वियसली जो नहीं पता है उसको आप के मानोगे। अब इसमें से चाहे तो 2000 वाला डाटा यूज कर ले, चाहे ये वाला डाटा यूज कर ले। बट कंडीशन क्या है कि सर जो फाइनल वाला होगा उसको मैं T2 बोलूंगा, बड़े वाला,
और इसको मैं T1 बोलूंगा अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं, नहीं तो मैं इसको T1 बोलूंगा, इसको T2 बोलूंगा अगर मैं ये दोनों यूज कर रहा हूं। सॉर्टेड है, करना वही है, क्योंकि एक बार यहां से डेल्टा एच निकल गया, एवरेज बोला ना, इसीलिए एवरेज कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में, क्योंकि 800 इसके बीच में ही आ रहा है, 800 वाला इसके बीच 700 और 1000 के बीच में ही 800 आ रहा है, तो एवरेज जो डेल्टा एच है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो डेल्टा एच आप यही वाला जो पहले से कैलकुलेट करेंगे वही वाला यूज करेंगे। तो कुल मिला के सवाल में करना क्या है सर, आपको सवाल में जो डाटा दे रखे हैं वो दे रखे हैं जी K1, मुझे पता है ये मुझे ही करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि आपसे होगा नहीं, ठीक है। ये K2 कितना है 1.66, दैट इज 1000 प्लस 273, तो इसका डेल्टा एच निकालना है। ln K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 T2, ठीक है। तो यहां से डेल्टा एच निकल जाएगा। अब सेकंड बी वाले में मैं मानता हूं T1 को 700 और उसका K1 मान रहा हूं जी 0.63, फिर मैं मान रहा हूं T2 800 और मैं K2 निकालना चाह रहा हूं। इसका एवरेज डेल्टा जो आएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो मैं सिंपल रखूंगा ln K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, आंसर। राइट बच्चों, अब इसमें वैल्यूज रखनी है। देखिए यहां से डेल्टा एच निकालना, फिर इसी डेल्टा एच को इस वाले में यूज करना। इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है। कई बार वो सवाल में ना इसको हटा देगा, वो सिंपली पूछेगा, देख अगर मान ले मैं एक समय के लिए इसको हटा दूं, ये मैंने हटा दिया, देख ये मैंने हटा दिया, यहां से मैंने ये हटा दिया। अब देख, अब सवाल में ये तेरे दिमाग में रहना चाहिए कि अब मैं इसको हटा दूं तो अब तू कैसे अप्रोच करेगा। जैसे पहले तो मैं तुझे बता रहा था ना कि डेल्टा एच निकाल, फिर उसी डेल्टा एच को यहां यूज कर ले, बट अगर मान ले मैं सीधा ही पूछूं तेरे से कि ये डाटा दे रखा है, इस पे बताओ, अब भी आपके दिमाग में वही बात क्लिक करनी चाहिए कि सर यहां पे इसको दे रखे हैं तो यहां से तो डेल्टा एच निकल जाएगा। अबे दो टेम्परेचर दे रखे हैं, दो इक्विलिब्रियम दे रखे हैं, तो यहां से डेल्टा एच निकल जाएगा और उस डेल्टा एच को फिर मैं अगले में इस्तेमाल कर लूंगा। राइट ना, तो ये ध्यान रखना। हो जाएगा, कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पता लग गया। आपसे वो ग्राफ से भी सवाल पूछ सकता है या फिर वो आपसे डायरेक्ट वैल्यू भी निकलवा सकता है, कैसे मर्जी वो पूछे। ठीक है जी, तो इसका ध्यान रखना है। चलो अब आप लिख लो तो इसमें जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो यही है, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एट पर्टिकुलर एक्सटेंट। ठीक है, हाँ आंसर लिख दूंगा मैं लास्ट में। टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट पर्टिकुलर एक्सटेंट, इसका मतलब ये कि अगर मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन चल रही है, ठीक है, ऑब्वियसली अभी वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करी है, तो अगर किसी भी समय पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे ऐसा लगे कि ये रिएक्शन किस तरफ जा रही है, अगर मुझे ये देखना हो कि ये आगे जा रही है कि पीछे आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है सर, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम होता है, दोनों तरफ ही जाना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ फॉरवर्ड भी जाना चाहिए, बैकवर्ड भी जाना चाहिए। तो सर अगर मैं कहता हूं कि फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, तो किस पॉइंट पे वो फॉरवर्ड जाएगा, किस पॉइंट पे वो बैकवर्ड आने लग जाएगा, इस चीज का हमें आइडिया कैसे मिलेगा? तो वो मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। कैसे?
आइए बताता हूं। सबसे पहले तो लेट सपोज मैं एक रिएक्शन मानता हूं, अगर मैं कहता हूं मैंने A प्लस बी कोई रिएक्शन लिया है और जा रही है जी वो C प्लस डी। लेट सपोज अगर मैं इसका के इक्विलिब्रियम लिखूं तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ सी डी दैट इज प्रोडक्ट है और ए बी दैट इज व्हाट रिएक्टेंट है, नीचे आ जाए। बहुत सिंपल है। ये तो हो गया एट इक्विलिब्रियम। हेलो, एट इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियसली वो तो अपन को पता है सर, एट इक्विलिब्रियम पे तो भैया कहानी ये रहेगी कि जितना आगे जा रहा है उतना पीछे आ रहा है, सेम ही रेट है। एट इक्विलिब्रियम जैसी मैंने वर्ड यूज किया तो आपको एक चीज पता लगनी चाहिए कि सर जितना वो आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है। दैट मीन्स दोनों का रेट सेम है। बट हमें यह जानना है कि सर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम से आने से पहले, इक्विलिब्रियम पे तो सर जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है। बट इक्विलिब्रियम पे नहीं, इक्विलिब्रियम से इलावा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अलावा अगर मुझे जानना हो कि लेट सपोज कोई भी एक अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट पे अगर मुझे जानना हो कि रिएक्शन किस तरफ जा रही है, तो उसको जानने के लिए हम एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पे तो अपन जब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। बट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे, एट एनी इंस्टेंट अगर मुझे रिएक्शन देखना हो किस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली सर रिएक्शन, लेट सपोज मैं कहता हूं प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो आगे जा रही है रिएक्शन, प्रोडक्ट कम बन रहा है तो रिएक्शन पीछे जा रही है, रिएक्टेंट ज्यादा पड़ा है। आप मेरी बात तो समझ रहे हो ना? मैंने क्या बोला सर, अगर ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो ज्यादा आगे जा रही होगी रिएक्शन, कम प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन पीछे ही रह रही है। भैया ज्यादा का ज्यादा रिएक्टेंट ही पड़ा है उसमें मेरे पास सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे जानना हो तो सर उसका डायरेक्शन मुझे किसी भी इंस्टेंट पे कैसे पता चलेगा, तो सर उसके लिए भी मुझे प्रोडक्ट का ही कंसेंट्रेशन देखना पड़ेगा और रिएक्टेंट का ही कंसेंट्रेशन देखना पड़ेगा। बट क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इसको मैं इक्विलिब्रियम जैसा तो नहीं लिखूंगा, इसको कुछ नया लिखना पड़ेगा और इसीलिए हम इसको एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट रिएक्शन क्वोशिएंट। जिसको अपन कहते हैं क्यू, ठीक है। अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हां जी, अब तुम कहोगे सर ठीक है, ये आपने बात तो बोल दी हमें कि सर अगर मेरे पास Q है तो ये किसी भी इंस्टेंट पे है, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पे है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा और ये किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा। बट सवाल उठता है, हमें तो ये जानना है कि सर ठीक है रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। मेन मुद्दा तो ये है ना, तूने ठीक है सही बोला, इक्विलिब्रियम पे जितना आगे जा रहा उतना पीछे आएगा, बहुत बढ़िया। एट एनी इंस्टेंट हमें नहीं पता किस तरफ जा रहा है, तो अपन ने कहा सर ये ऐसे पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट बन रहा, कितना रिएक्टेंट बन रहा है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो आगे चल रही है, कम प्रोडक्ट बन रहा है तो भैया आगे नहीं जा रही है। तो एट एनी इंस्टेंट अगर मुझे डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना है तब भी मेरे लिए ये प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जानना जरूरी है। और इसको एट एनी इंस्टेंट मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं बोलूंगा, तो इसको मैंने कुछ नया नाम दे दिया क्यूसी, जिसको अपन बोलते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। अब इसके और इसके आधार पे अपन कैसे डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करें, मेन मुद्दा तो ये है। तो आइए मैं बताता हूं कैसे प्रिडिक्ट करना है, बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको रफली बना लेना, ठीक है, ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत है नहीं।
चलो, तो ये मैंने कुछ 3 केस बनाए हैं, ठीक है, इसको आप देखेंगे ध्यान से. दैट इज व्हाट केस नंबर 1, दिस इज व्हाट 2 एंड दैट इज व्हाट 3. हाउ टू प्रेडिक्ट बाय यूजिंग QC. ठीक है, तो केस नंबर 1 ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, फिर मैं इसको समझाऊंगा अभी. केस नंबर 2 एंड दैट इज व्हाट केस नंबर 3. पहला, लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं जितना Q है उतना ही K इक्विलिब्रियम है, इससे आप क्या समझते हैं बताओ. तो सर K इक्विलिब्रियम जितना ही Q है, इसका मतलब अबे भाई जिस पॉइंट पे तू Q निकाल रहा है ना, जिस इंस्टेंट पे अगर उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम के बराबर है, दैट मींस वो कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पॉइंट. इक्विलिब्रियम जहां अटेन हो गया है, अगर Q ही K इक्विलिब्रियम के बराबर आ रहा है, दैट मींस कि सर वो इक्विलिब्रियम वाला ही पॉइंट है. और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है सर, जितनी आगे चल रही है उतनी पीछे आएगी. यस और नो, यस और नो. दैट मींस कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है. सिमिलरली यहां पे देख, अगर मैं कहता हूं यहां Q है और यहां K इक्विलिब्रियम है, गाइस सबको समझ तो आ रहा होगा भाई. अच्छा लिख रहे हो क्या, या सुन रहे हो, या सो ही गए हो. अगर ये Q है और ये K इक्विलिब्रियम है, तो मुझे जरा बताना, अगर मैं Q से K इक्विलिब्रियम की तरफ जाऊं, इस पूरी कंडीशन में मुझे क्या नजर आ रहा है. पहली कंडीशन में तो मैंने क्या, Q बराबर K इक्विलिब्रियम है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है. इसमें क्या नजर आ रहा है कि सर Q का वैल्यू कम है K इक्विलिब्रियम से. अगेन Q का वैल्यू ग्रेटर है K इक्विलिब्रियम के. 3 केस मैंने बनाए, आराम से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है. पहला केस था सर जब दोनों ही बराबर है. अगेन इस केस में क्या बोला मैंने, जब Q कम है K इक्विलिब्रियम से तब क्या होगा, और Q जब ग्रेटर होगा K इक्विलिब्रियम से तब क्या होगा. बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल. मुझे इक्विलिब्रियम लाना है, कुछ भी करके मुझे बस इक्विलिब्रियम अटेन करना है. आप चाह के भी इक्विलिब्रियम आने से नहीं रोक सकते. ये स्टेटमेंट बहुत गजब है. क्या बोला मैंने, आप चाह के भी इक्विलिब्रियम आने से नहीं रोक सकते. कहने का मतलब, लेट सपोज अगर कोई रिएक्शन चल पड़ी, तो भैया वो कभी तो रुकेगी, और रुकेगी तभी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए. मैंने क्या बोला, अगर मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने शुरू हो गए, और सिमिलरली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आने शुरू हो गए. तो जब ये रिएक्शन रुकेगी, कब रुकेगी सर, जब दोनों का रेट सेम हो जाए. यस और नो. तो आप रेट सेम होने से नहीं रोक सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आगे ही जाए पीछे ना आए. ना 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 ना, ऐसे में तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता, वो तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएंगी. रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो और उसमें अगर आप इक्विलिब्रियम चाहते हो, तो इक्विलिब्रियम आप कतई रोक नहीं पाओगे, वो आएगा ही आएगा. इक्विलिब्रियम तो आना ही है आगे. अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो जाएगा ही जाएगा, बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आएगा, ये तो आना ही है. दैट मीन्स कि सर हाँ, इक्विलिब्रियम को तो अपन नहीं रोक सकते. अब सवाल उठता है कि सर लेट सपोज मैंने कहा जब ये बराबर था तो डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम पे ही था. अब मेरा सवाल है कि सर लेट सपोज अगर Q कम है, तो ये बात ध्यान से सुनना, Q वाला वैल्यू कम है, इसका मतलब बताओ, Q वैल्यू कम क्यों होगा. क्योंकि सर डेफिनेटली मैंने जैसे बताया, Q क्या है, वो एक वैल्यू जो हमें किसी भी इंस्टेंट पे बताता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या है. अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्यों जानना है, क्योंकि सर लेट सपोज अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी इंस्टेंट पे अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा बना रहा है, दैट मींस आगे की तरफ जा रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है. अब क्योंकि मैंने यहां बोला है प्रोडक्ट, यहां पे अगर मैं बात करता हूं Q का वैल्यू कम है, दैट मींस प्रोडक्ट भी कम होगा. अबे यस और नो, प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब अब आपको ध्यान रखना है कि सर अगर मैं कहता हूं Q कम है तो प्रोडक्ट भी कम होगा. तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए, अगर मान ले मैंने कहा Q का वैल्यू कम आ रहा है, अबे प्रोडक्ट है ना जो वो कम आ रहा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये ऊपर है ये कम है, तो सर इसको फेंकना पड़ेगा, इधर फेंकना पड़ेगा, तभी ये बराबर होंगे. यस और नो, यस और नो. अबे इक्विलिब्रियम लाना, जैसे मैंने बोला ना, इक्विलिब्रियम आने से आप नहीं रोक सकते, तो इक्विलिब्रियम तो आना ही है. तो किसी भी इंस्टेंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम अभी नहीं आया है, लेट सपोज मैंने कहा प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज्यादा है,
तो सर जो कम है रिएक्शन उस तरफ जाए, क्यों? क्योंकि सर उस तरफ जाएगी तो वो अमाउंट बढ़ने लग जाएगा और धीरे धीरे ये बराबर आ जाएंगे। यस और नो? वंस मोर, एक बार फिर से, है ना? थोड़ा बहुत आइडिया मिला, थोड़ा बहुत आइडिया मिला। अभी मैं फिर से बताता हूं। चलिए आइए मैं एक बार फिर से बताता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट करें? बहुत बढ़िया। उसको प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने कहा मुझे तो के इक्विलिब्रियम का आइडिया है, वो जहां पे प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन बनाने का जो रेट है वो सेम हो जाता है, इसी को इक्विलिब्रियम का स्टेट कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगेन मैंने कहा अगर मुझे डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है, इक्विलिब्रियम में तो साफ साफ सीधी सीधी बात है भैया, जितना आगे चल रहा उतना पीछे आएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है, जितना फॉरवर्ड है उतना बैकवर्ड है। लेट सपोज सर आप ना कोई रिएक्शन चला रहे हो, अभी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आई है, बट मुझे अगर पता करना हो कि ठीक है अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आई है, इसका मतलब उसके आगे और पीछे जाने का रेट अभी सेम नहीं हुआ है, तो सर उसका किस तरफ रेट ज्यादा है? वो आगे ज्यादा जा रही है कि पीछे ज्यादा जा रही है? हां जी, वो आगे ज्यादा जा रही है कि पीछे ज्यादा जा रही है? हेलो? तो इस बात को समझने के लिए हमें एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर जानना हो तो हमें चाहिए तो यही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ही चाहिए, और इसी को अपन एक नई टर्म बोल देते हैं क्यू। अबे रिएक्शन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब इस बात से हम कैसे प्रिडिक्ट करें? तो मैंने कहा लेट सपोज मैं क्यू का वैल्यू निकालूंगा, हर एक अभी सवाल दिखाऊंगा, क्यू का वैल्यू मैं निकालूंगा, और अगर उसमें प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कम आ रहा है, ऑब्वियसली अगर क्यू कम आएगा तो प्रोडक्ट, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, अगर क्यू कम आएगा तो प्रोडक्ट भी कम आएगा। तो लेट सपोज किसी भी इंस्टेंट पे रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे होती तो बराबर होती, इक्विलिब्रियम पे है तो बराबर है, बट क्यू वैल्यू निकाल रहा हूं मतलब कि अभी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो लेट सपोज मैंने कहा क्यू का वैल्यू कम है, मतलब प्रोडक्ट नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है। अबे क्यू कम का मतलब प्रोडक्ट कम है, दैट मींस प्रोडक्ट कम है, इक्विलिब्रियम पे लाना है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जब चल रही है तो वो रुकेगी कब? जब इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो मान ले वो कम है तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की ओर बढ़ने वाली रिएक्शन को क्या बोलता हूं? अगर आगे जाएगी रिएक्शन तो कहूंगा ना फॉरवर्ड जा रही है गुड्डू। यस और नो? किस किस को यह बात समझ आई? और अब इसको याद कैसे रखना है? इसको याद कैसे रखना है? बहुत आसान है। देख, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां क्यू है, यहां के इक्विलिब्रियम है, तो मुझे इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अगर मान ले मैंने क्यू का वैल्यू निकाला जो कि कम आ रहा है, अबे क्यू का वैल्यू कम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए मुझे यहां जाने के लिए इस तरफ मुड़ना पड़ेगा, इस तरफ का साइन, इस तरफ का साइन, इस तरफ का साइन, इस तरफ देख, इस तरफ आ रहा हूं, अबे इस तरफ आ रहा हूं, 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 इस तरफ, मतलब प्रोडक्ट वाली साइड जा रहा हूं। इसको याद रखने का तरीका है ये। अबे आगे की तरफ है ना भाई, आगे की तरफ है ना, जब भी क्यू कम हो ना, क्यू कम हो तो वो आगे की तरफ जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। याद रखने का तरीका, क्यों जाएगी वो मैंने बताया, क्योंकि भाई एक एनी इंस्टेंट पे अगर क्यू वैल्यू कम आ रहा है, विच मींस कि सर अभी प्रोडक्ट उतना नहीं बना है, तो प्रोडक्ट को उतना बनना पड़ेगा तभी वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। सिमिलरली यहां पे सर अगर क्यू है तो क्यू मतलब ज्यादा ही प्रोडक्ट बन गया है। अबे प्रोडक्ट ज्यादा ही बन गया भैया, ना 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 ना, प्रोडक्ट कम भी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, प्रोडक्ट का रेट कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। तो मान ले अगर क्यू का वैल्यू ज्यादा आ जाए तो नहीं मास्टर जी, हमें बैकवर्ड चलानी पड़ेगी, बैकवर्ड चलानी पड़ेगी, बैकवर्ड चलानी पड़ेगी, बैकवर्ड चला। अरे बोलना यार, ओ यार, ठीक है? तो इसका मतलब अगर जब भी ऐसा होगा तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो शिफ्ट क्योंकि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, और इसमें रिएक्शन मूव बैकवर्ड। सो आर यू रेडी गाइज फॉर द सवाल? आर यू रेडी गाइज फॉर द सवाल? पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, क्यू वैल्यू एंड के इक्विलिब्रियम।
जैसे ये सवाल है, कह रहा है कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन मानो इस टेम्परेचर पे है, इसका वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है इतना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, मतलब इसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू दे रखा है अपन को 0.0032। बहुत बढ़िया, आगे चल। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ 3 स्पीशीज, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कंसेंट्रेशन है तीनों स्पीशीज का वो कितना है, 0.050 मोल पर लीटर। क्या है, 0.050 मोल पर लीटर, तीनों का। ठीक है, मतलब यहां पे लिखा हुआ है इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ 3 स्पीशीज इज दिस एट सर्टेन इंस्टेंट। मतलब ये कि सर यहां पे मैं अगर बात करता हूं क्यू वैल्यू को एट एनी इंस्टेंट, तो सर एट एनी इंस्टेंट भी मैं लिखता हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। वैल्यू लिखो जी, SO2 Cl2, वैल्यू रखो। SO2 कितना है, 0.050 अपॉन 0.050, तो दिस विल कैंसिल आउट। अरे बोलो ना भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू कितना आएगा, 0.050। ये कितना आ रहा है, 0.003। बता रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बता रिएक्शन किस तरफ। अबे उसने बोला ना सबका कंसेंट्रेशन 0.05 है, तो 0.05 बच रहा है। तो बता यहां पे अगर मैं सर के इक्विलिब्रियम देखता हूं तो वो आ रहा है 0.0032, क्यू वैल्यू आ रहा है 0.05। तो सर यस, क्यू इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, बैकवर्ड जाएगी। सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि बताओ, यहां पूछता हूं फॉर्मेशन ऑफ SO2 Cl2 इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बताओ फॉर्मेशन ऑफ SO2 Cl2 क्या होगा, सर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। फॉर्मेशन मतलब अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड मतलब ये ज्यादा बनेगा। अबे बैकवर्ड जाने का मतलब ये ज्यादा बनेगा, दैट मींस इसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। सवाल वो कैसे मर्जी पूछ ले, तुम इसके बीच में इसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान आपको यही रखना है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना कि ये बैकवर्ड कैसे है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो, नहीं तो आप इसके बगल में ऐसा भी बना लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि ये आपका Q है, ये K इक्विलिब्रियम है, तो ये अब कम आएगा। ऐसा बना लो। ऐसा भी बना सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो आप ऐसा बना लो, ये ज्यादा बेहतर है ना। इसके बगल में बना लो, काटने की कोई जरूरत नहीं, इसके बगल में बना लो, क्योंकि सर अगर Q ज्यादा होगा तो ये बैकवर्ड आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 plus H2 gives you ammonia is X। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इस रिएक्शन के लिए X है and the value of and concentration of each species is Y। है ना, द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज इज वाई। इसको वैल्यू में ही लिख लो ना, क्योंकि ऐसे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्स
एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.004। कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज लिखोगे तो इसको लिख लो आप 2 मोल पर लीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज, ये आपको बताना है कि किस तरफ रिएक्शन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने एक अमोनिया वाली फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी जिसमें मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मैंने उसी में कॉन्सेंट्रेशन हर एक स्पीशीज का किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दे रखा है। अब मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूं आपसे, तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, क्यू का वैल्यू निकालना है। क्यू का वैल्यू निकालना है, क्यू क्या होता है सर, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगी। तो देख, इसमें सबसे पहले तो बैलेंस करना है, जिसने भी बैलेंस नहीं किया है तो देख लेना, यहां सबसे पहले तो बैलेंस करना है। अगेन अमोनिया का स्क्वायर है अपॉन N2 है और H2 का पावर 3 है। इन सब का कंसंट्रेशन दे रखा है 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का क्यूब। दिस विल कैंसिल आउट, यहाँ स्क्वायर बचेगा 1/4 बचेगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट 0.25। ठीक है, तो सर ये आ रहा है Q वैल्यू एंड विच इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, देयरफॉर बैकवर्ड। इजी है ना यार, आसान है ना, इजी है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं अगला टॉपिक, और वो अगला टॉपिक है, एक तो ये प्रेडिक्शन वाला ध्यान रखना है। ठीक है, कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट अपन कैसे पता कर सकते हैं। सर किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे डायरेक्शन पता करनी हो तो मैं उसका क्यू वैल्यू निकालूंगा और उसके आधार पे मैं उसको के इक्विलिब्रियम से कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, इजी है। अगर वो ग्रेटर आएगा, के क्यू का वैल्यू ग्रेटर आएगा के इक्विलिब्रियम से तो बैकवर्ड जाएगी, कम आएगा तो फॉरवर्ड जाएगी, बराबर आएगा तो, ये ध्यान रखना है। इसी में कंफ्यूजन होता है, ये तो तुम निकाल लेते हो बट ऑप्शन में ना कई बार दोनों दे, ऑब्वियसली दोनों देगा, वो फॉरवर्ड देगा बैकवर्ड देगा, तो यहां कंफ्यूजन होती है कि भैया कौन सा चूज करूं। तो ये ध्यान रखना, अगर क्यू बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। चलो आओ, अब ऊपर अपन डालेंगे कि सर ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, दैट इज कैटलिस्ट और इनर्ट गैस, इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है। कहने का मतलब ये कि जैसे मैंने आपको बताया था, अपन इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। हेलो, अपन इक्विलिब्रियम को 2 हिस्सों में तोड़ चुके थे, केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 हिस्सों में तोड़ चुके थे। पहला था सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ूंगा ना, ठीक है सर, पहला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना था। दूसरा, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे मैं उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको बदल सकता हूं। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। अगेन उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मुझे अगर बदलना हो तो मैं किस किस फैक्टर से, किस किस तरीकों से बदल सकता हूं, तो वो भी मैंने आपको सिखाए थे। कोई बात नहीं, उसको अभी अपन ढंग से लिखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। और उस लिखने वाले बंदे का जिसने ये बताया था उसका नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो आप ढंग से सीखेंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फिर सवाल पूछेंगे जिसमें सवाल बढ़िया सवाल है, आ सकते हैं। इस बार इस पे सवाल आया था जैम 2024 का, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो आओ। तो लेट सपोज पहला, तो बेसिकली इसको अगर लिखना हो तो दिस प्रिंसिपल tells about effect of concentration, temperature, pressure, volume, inert gas, catalyst on equilibrium reaction। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम
रिएक्शन पे अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, टेम्परेचर बदलता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस और कैटलिस्ट का यूज करता हूं, तो क्या क्या चेंज होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैसे बदलेगा। बहुत आसान है। पहला शुरू करता हूं जी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। आप सभी बच्चे एक बात अपने दिमाग में बिठा के चलेंगे। कौन सी बात? सर आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, इक्विलिब्रियम तो आके रहेगा। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है भाई, अगर मैं कहता हूं रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी चल रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी चल रहा है, तो जब ये दोनों आने वाली चीजें बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, तो वो रुक जाएगी रिएक्शन। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आना ही है तभी रिएक्शन रुकेगा। तो इक्विलिब्रियम का आप रोक नहीं सकते। अब सवाल उठता है कि सर लेट सपोज, इस हेडिंग का मतलब क्या है? कोई चीज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। अबे कोई इक्विलिब्रियम पे है, बट इस इक्विलिब्रियम में अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, मान ले मैंने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई इक्विलिब्रियम पे था, मुझे तू बताएगा, कोई इक्विलिब्रियम पे था, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो लेट सपोज मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बचा क्या? प्रोडक्ट नीचे रह गया, बराबर लाना है। तो अब करूंगा क्या सर? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना शुरू करूंगा, तो ये भी बढ़ने लग जाएगा, ये घटने लग जाएगा, बराबर आ जाएंगे। बराबर करना, अंततः बराबर करना है, यस और नो। इक्विलिब्रियम पे थे, टेम्परेचर चेंज करूं, प्रेशर चेंज करूं, मोल्स चेंज करूं, वॉल्यूम चेंज करूं, कंसंट्रेशन चेंज करूं, तो डेफिनेटली जो भी बदलेगा अकॉर्डिंगली दूसरा भी चेंज होगा, और उसी से अपन इसका डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं? तो पहली चीज मैं आपको सिखा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। लेट सपोज मैंने कहा कंसीडर अ रिएक्शन, मैंने कहा अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में जा रहा है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं पहला केस इसी में ए, कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया प्रोडक्ट में, बताओ ये इक्विलिब्रियम पे था, रिएक्शन किस तरफ जाएगा बताओ? अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ा दूं, अब रिएक्टेंट बढ़ा दिया ना, पहले दोनों सेम थे, फिर मैंने कहा रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो ये तो नीचे रह गया ना, तो बता किस तरफ जाएगा रिएक्शन किस तरफ जाएगा? हे भगवान, है कहां रे तू? चुनो, ओ ठीक है ना भाई, तो फॉरवर्ड जाएगा सर। बी केस, सर मान लो अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो बताओ किस तरफ जाएगा? बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगा? अब आप कहोगे सर मेरे पास दोनों पहले सेम थे, अब मैंने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं है मास्टर जी, प्रोडक्ट लौट के रिएक्टेंट में आने लग जाएगा, दोनों सेम आने चाहिए अंत में, विच मीन्स बैकवर्ड। आंसर खत्म। अगला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूं प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल ही है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली प्रेशर का इस्तेमाल कब करूंगा? जब मान लो मैंने कहा गैसियस मिक्सचर है, अगर मेरे पास रिएक्टेंट एक गैसियस फॉर्म में है और मेरे पास प्रोडक्ट भी एक गैसियस फॉर्म में है, तो गैसियस वालों का प्रेशर होता है। तो लेट सपोज मैंने कहा मैंने प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया, तो कुछ नहीं किया, सिंपल। अबे प्रेशर, अगर मैं गैसेस की टर्म में बात करता हूं तो मैं प्रेशर लिखता हूं, नहीं तो मैं कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूं। बात वही है। अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा था, तो सर जिसका बढ़ा रहे हो उसके ऑपोजिट जाने लग जाएगा, क्योंकि उसका सेम करना है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं एज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और ढंग से लिख ले, एज रिएक्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट प्रेशर, इन शॉर्ट एज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। अगर मैं कहता हूं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट में बढ़ा देता हूं, मैं इंक्रीज कर देता हूं, तो क्या होगा?
अगर मैं प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा देता हूं तो अपना दिमाग लगाओ और मुझे आंसर करो क्या होगा। तो इसका तो आप आंसर कर सकते हो कि सर अगर मान लो मैं प्रेशर रिएक्टेंट का बढ़ा दूं तो इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। हाँ फॉरवर्ड तो होगा, हाँ बिल्कुल फॉरवर्ड होगा, बट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है यहां क्योंकि मैं गैसेस की बात कर रहा हूं, यहां मैं क्योंकि गैसेस की बात कर रहा हूं तो पीवी क्या होता है जी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता जब जब गैसेस की बात आएगी पीवी इक्वल टू एनआरटी मुझे याद आना चाहिए। पी क्या होता है सर, एनआरटी अपॉन में वी। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मोल्स, मोल्स मतलब अमाउंट। तो लेट सपोज मैंने कहा रिएक्शन का, मैंने रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा दिया तो सर जहां पे अमाउंट कम है, अगर मैं रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा रहा हूं एज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस दैट इज मोल्स इंक्रीजेस। मोल्स इंक्रीजेस ना मेरे भाई, मोल्स इंक्रीजेस। इसको और ढंग से बोलना चाहता है, इसको मैं अभी वॉल्यूम की टर्म में भी बोलूंगा। तो आसान भाषा में सर जिसका प्रेशर ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो रिएक्शन मूव्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स इज लेस, क्योंकि जहां लेस होंगे उसी को तो बढ़ाना है। अबे जो कम है ना उसको बराबर करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे मोल्स कम है। एग्जांपल के तौर पे यहां तो मैंने ऊपर गलत एग्जांपल लिख लिया है, मैं एक बार ना यहां पे लिख देता हूं एग्जांपल, आओ यहां पे समझ लो। एग्जांपल लेट सपोज मैंने लिखा N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस। अभी सारे एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, उसकी चिंता मत करो। अमोनिया गैस, ठीक है। एक एक छोटी छोटी बातें याद रखनी है। लेट सपोज मैंने कहा मैंने इसमें प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया, सिंपल। मैंने रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा दिया, मुझे बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो आप एक बात जानते हैं कि सर लेट सपोज जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा मोल्स होंगे। तो अगर यहां पे आप रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा रहे हो तो जितना आप रिएक्टेंट का प्रेशर बढ़ा रहे हो दैट मींस यहां पे, क्योंकि इसके मोल्स ज्यादा हैं, इसके मोल्स ज्यादा हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। आपको बस यही याद रखना है, प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्शन मूव्स टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। वो उसी तरफ जाएंगे जहां पे मोल्स कम है, तो वो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट अब मैं इसको समराइज करके लिख देता हूं आसान भाषा में। मैं एग्जांपल लिखता हूं, फर्स्ट केस फर्स्ट, ध्यान से सुन लेना, इजी है। अगर मैं कोई भी रिएक्शन लिखता हूं 2A इट गिव्स यू B, कोई मुझे इसका डेल्टा एनजी बता सकता है? सर डेल्टा एनजी होता है समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ समेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मेरे पास प्रोडक्ट के मोल्स 1 है, रिएक्टेंट के 2 हैं, तो -2 आ जाएगा, -1। तो माइनस मतलब सर माइनस तभी आएगा जब प्रोडक्ट के मोल्स कम हो। बात क्लियर है? तो ध्यान ये रखना है भाई, प्रेशर बढ़ने पे नेगेटिव आएगा, -1। इसका मतलब ये कि सर जहां ऑब्वियसली नेगेटिव तभी आएगा जब प्रोडक्ट के मोल्स कम है। तो अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इफ डेल्टा एनजी क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, इफ डेल्टा एनजी इज लेस देन 0 रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। दूसरा, ऑन इंक्रीजिंग, जैसे केस 2 बना के लिख ले, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर
कुल मिला के बात ये याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, बस बात खत्म। आगे आ जा। केस 2 यहीं पे लिख ले। अगर मैं आपसे कहता हूं ए जा रहा है 2B में, मतलब इसका अगर आप डेल्टा एनजी निकालोगे तो सर अगेन समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट बच्चों? ये कितना है 2 - 1, आंसर विल बी 1। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा एनजी इज ग्रेटर देन 0। तो सर इस बार मोल्स पॉजिटिव का मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किस तरफ जाएगा? लेसर। रिएक्शन मूव्स टुवर्ड less number of moles and that is at या toward backward। ठीक है, अगेन केस 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहता हूं डेल्टा एनजी 0 आ रहा है किसी रिएक्शन का, मतलब ए से मैं जा रहा हूं बी पे, ये भी गैसियस है ये भी गैसियस है, तो दोनों के मोल्स 1 है, तो डेल्टा एनजी कैसा आएगा? 0। तो इस केस में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ले भाई समरी दे दी मैंने यहां पे, इसको नोट कर लेना। बात एक ही ध्यान रखनी है, प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां पे मोल्स कम है। सेम इसी के आधार पे, सेम इसी के बेसिस पे मैं वॉल्यूम का लिखता हूं। आप ही बताना, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, देख ऊपर देख, अगर प्रेशर बढ़ाता हूं, लेट सपोज मैंने बोला वॉल्यूम का, तो डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब मोल्स पॉजिटिव है, तो यहीं पे अगर मैं लिखना चाहूं वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज, प्लीज ध्यान से सुनना, आप ही आंसर करना, मैं नहीं करूंगा इसका आंसर। पहली बात तो मुझे बताओ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 का मतलब? सर ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। जो प्रोडक्ट मोल है ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है, तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगी, दैट मींस बैकवर्ड जाएगी। सिमिलरली लेट सपोज मैं कहता हूं मैंने डेल्टा एनजी ग्रेटर है, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, अब बताओ किस तरफ जाएगी रिएक्शन? वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ जाएगा? ये मैं आपको इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बता रहा हूं। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम बहुत सिंपल है सर, आपने वॉल्यूम अगर बढ़ाया होगा इसका मतलब आपने प्रेशर घटा दिया है। अबे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर घट रहा है, और डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा हैं, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सर अगर प्रेशर बढ़ाने पे, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, प्रेशर बढ़ाने पे लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, सिमिलरली प्रेशर घटाने पे वो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा फॉरवर्ड। बस जो भी प्रेशर का उसका उल्टा करते चलना है। जैसे इसमें अगर मैं कहता हूं वॉल्यूम बढ़ाऊं, तो अगर डेल्टा एनजी 0 है तो नो इफेक्ट। अगेन इसमें अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो सर क्योंकि यहां पे डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, इसमें लिख लो एनपी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो किस तरफ जाएगा? सर अगर प्रेशर बढ़ाने पे, ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, उनकी इंक्रीजिंग प्रेशर लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मतलब वो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाना चाहिए था, फॉरवर्ड ही जाना चाहिए था। प्रोडक्ट की ओर का मतलब सर फॉरवर्ड जाना है ना, प्रोडक्ट का मतलब फॉरवर्ड जाना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। ये ध्यान रखना बस थोड़ा सा,
एक दो बार लिखोगे तो पता लग जाएगा, एक दो बार लिखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बात क्या याद रखनी है, कॉन्सेंट्रेशन वाला तो बहुत ईजी है, कॉन्सेंट्रेशन वाला तो बहुत ईजी है कि सर जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो अगर रिएक्टेंट का ज्यादा तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट का ज्यादा तो रिएक्टेंट की तरफ आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने प्रेशर में लिखा तो जिसका भी प्रेशर ज्यादा, जिसका भी प्रेशर ज्यादा, जिसका भी प्रेशर ज्यादा रिएक्शन उस तरफ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोई बात नहीं, आजा इधर आजा। लेट सपोज मैंने लिखा ठीक है, आपको बताना ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। सॉरी, एमसीक्यू ही क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो बैकवर्ड ही तो है, बैकवर्ड ही तो है ना यार, बैकवर्ड ही तो है। ठीक है, ये बैकवर्ड है, ठीक है, और यहां पे ये फॉरवर्ड है। सही तो लिखा हुआ है भाई। इसका आंसर करो चलो एक बार। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो भाई, चिंता मत करो। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं, एक बार जस्ट आप लिखो उस बात को। ठीक है, अब इसका आंसर करो। तो आपको सबसे पहले तो देख, जब भी सवाल में पहली बात तो उसने बोला रिएक्शन आगे जानी चाहिए, आगे जानी चाहिए भैया, आगे जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे कब जाएगी सर? जब अगर कंसेंट्रेशन की बात करूं तो अगर इसमें से किसी का भी कंसेंट्रेशन घट रहा है तो सर ये घट रहा है तो रिएक्शन पीछे की तरफ आनी चाहिए। यहां पे मैं एक और छोटा सा ऑप्शन चेंज कर दूं, यहां पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं SOCl2 का कंसेंट्रेशन अगर घट रहा है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मैं रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम करता हूं तभी रिएक्शन आगे जाएगा, या इसको दूसरे सेंस में सोच ले, अगर मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ाना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ाना है तो सर अपन को पता है अगर रिएक्टेंट जिसका भी कंसेंट्रेशन कम है रिएक्शन उस तरफ जाएगी। अगर मान ले रिएक्टेंट का कम है प्रोडक्ट से तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट से, जिसका भी कम है, मैंने अभी समझाया अगर प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट बढ़ाना है तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए, रिएक्टेंट का ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो आगे जाएगी, तभी वो आगे जाएगी। दैट मीन्स कि सर SOCl2 का कंसेंट्रेशन कम होना चाहिए। अगेन क्या कंसेंट्रेशन ऑफ अगर SO2 कम होगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? सर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। पक्की बात है, पक्की बात है, सबको क्लियर होना चाहिए, रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए। अब अगेन बात आती है सर वॉल्यूम की। अगर मैं कहता हूं B और C ऑप्शन, तो सर वॉल्यूम बढ़ाने से या प्रेशर घटाने से इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। वाई? बिकॉज डेल्टा एनजी, अगर मैं इसका डेल्टा एनजी भी देखता हूं, अगर मैं इसका डेल्टा एनजी भी देखता हूं तो डेल्टा एनजी इसका कितना है? इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इसके मोल्स अलग है ना, तो 1 है और ये 1 - 2 है तो ओवरऑल आ जाएगा जी -1। तो -1 है तो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब बताना जरा, नेगेटिव का मतलब? सर नेगेटिव का मतलब डेल्टा एन जी कैसा है? लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या होता है सर? लेस देन 0 का मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करते हो ना। अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी सर? प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। दैट मींस प्रोडक्ट की तरफ जाएगी। बोलो जी। सिमिलरली प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो चाहे प्रेशर बढ़े चाहे वॉल्यूम घटे, प्रेशर बढ़ने से रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाती है। सिमिलरली प्रेशर से वॉल्यूम घटेगा तो वॉल्यूम घटने से लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगी। दैट मींस लेस नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं सर? वो पता लगेगा यहां से, दैट इज प्रोडक्ट की ओर जाएगी।
तो अब प्रेशर किस में ज्यादा है और वॉल्यूम? सर ना ही ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। SO2 आएगा यहां पे, SO2 कर ले SO2Cl2। ठीक है अंकित मिश्रा जी, ठीक है ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं। थोड़ा बहुत आई थिंक सो आइडिया हो रहा होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, चलो इसी का आंसर कर दो आप। ठीक है एक टाइम के लिए मैं इस ऑप्शन को हटा दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं ऑप्शन, अभी इसको पढ़ाऊंगा तो दोबारा लिख दूंगा। ठीक है चलो ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों के आंसर करो। 4 ऑप्शन है, चारों के आंसर करो। 4 ऑप्शन है, कह रहा है कंसीडर अ रिएक्शन, हाउ वुड द फॉलोइंग अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन को इफेक्ट करेगा, आपको बताना, आंसर करना है। ए कैसे बढ़ाएगा, फॉरवर्ड करेगा कि बैकवर्ड, बस इसमें आंसर करना है। पहले का बताओ, अगर मैं एडिशन ऑफ PCl3 कर दूं, मतलब PCl3 को और बढ़ा दूं, तो इसको बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? अबे जो बढ़ा रहा हूं ये कम है तो रिएक्शन इस तरफ जाएगा। दैट मीन्स बताओ पहले में रिएक्शन किस तरफ जाएगा? आपको सवाल में ये बताना है कि भाई अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो रिएक्शन किस तरफ बढ़ेगा। तो PCl3 ऐड करने पे कहां जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड। पक्की बात है, पक्की बात है, फॉरवर्ड जाएगी। यस और नो? बहुत बढ़िया, यस बहुत बढ़िया बच्चों। एडिशन ऑफ Cl2 को भी बढ़ा रहा हूं तब भी सर फॉरवर्ड ही जाएगी, तब भी फॉरवर्ड ही जाएगी। अच्छा, रिमूवल ऑफ PCl5, तो PCl5 का कंसेंट्रेशन अगर कम कर रहा हूं तो इसका मतलब सर जिसकी कंसेंट्रेशन कम है तो रिएक्शन उसी की तरफ आएगी। करना कुछ नहीं है आपको, बस ऐसे देखना है कि सर जिसका, अब मान लीजिए कम है तो रिएक्शन इसी तरफ आएगी, ये ज्यादा है तब भी रिएक्शन इसी तरफ आएगी। अरे बताना भाई, तीनों ही फॉरवर्ड है ना यार, सबके पता है तीनों फॉरवर्ड आ रहे हैं। यस और नो? सबके तीनों ही फॉरवर्ड आ रहे हैं। यस। अगेन डिक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब अगर मैं वॉल्यूम घटा दूं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सर अगर लेस नंबर ऑफ मोल्स की देखता हूं, अगर डेल्टा Ng देखता हूं तो सर इसका डेल्टा Ng नेगेटिव है। दैट मीन्स प्रोडक्ट के मोल्स कम है रिएक्टेंट से, तो प्रेशर बढ़ाने से, वॉल्यूम घटाने से प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दैट इज लेस नंबर ऑफ मोल्स, देयरफॉर किसके लेस हैं? प्रोडक्ट के, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो सारे ही फॉरवर्ड हैं। यस और नो? ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड। कोई दिक्कत? सवाल समझ आ रहा है? सवाल समझ आ रहा है? यस और नो? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो एक बार आप टेम्परेचर वाला भी इफेक्ट लिख लो, आप एक बार टेम्परेचर वाला भी इफेक्ट लिख लो। ठीक है, आओ जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इजी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आसान है, बहुत सिंपल है। अब आपको पता है कि सर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए सबसे पहले तो अपन को देखना पड़ेगा रिएक्शन कैसी है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप जानते हैं ना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ या फिर एक सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, सवाल में मेंशन होगा, इसकी चिंता मत करना। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, मेरा सवाल आपसे है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब, सर मान लो अगर कोई रिएक्शन A प्लस B और वो कोई प्रोडक्ट में जा रही है, तो एंडोथर्मिक का मतलब सर इस पूरे में, ये जो पूरा है ना, इस पूरा रिएक्टेंट को मुझे हीट देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। हीट देने का मतलब पॉजिटिव, हीट को बढ़ाना पड़ेगा। पक्की बात है? तो इसी रिएक्शन को, अगर मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना हो, ये सुन लेना ढंग से, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि सर जो भी यहां पे
रिएक्टेंट होगा उसमें मुझे कुछ ना कुछ हीट देना है। जब भी कोई चीज देता हूं, मान ले मैं रिएक्शन करवाने के लिए, मान ले मैंने ए उठाया, बी उठाया, कुछ सी उठाया, उसको मिलाता हूं ना भाई, सबको एक ही में मिलाता हूं ना, रिएक्टेंट ही बोलता हूं सबको। रिएक्शन करवाने के लिए जो जो मैं डालता हूं उसको रिएक्टेंट बोलता हूं। सिमिलरली अगर मेरे पास ए और बी दो रिएक्टेंट है, इस रिएक्शन को अगर मैं एंडोथर्मिक कह रहा हूं तो सर ए और बी के अलावा मुझे इसमें हीट भी देना पड़ेगा। तो जो भी चीजें मैं इसमें देता हूं वो हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड लिखता हूं। इसका मतलब आसान तरीके से अगर मैं डेल्टा एच का वैल्यू यहां लिखता हूं और यहां से मैं लिखता हूं जी ये जा रहा है प्रोडक्ट में, तो मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन किस तरीके की दिखती है? सवाल में वो या तो एंडोथर्मिक डायरेक्ट बोलेगा या वो ऐसा कुछ लिख के देगा। फॉर एग्जाम्पल कहेगा ए प्लस बी प्लस इसमें देना पड़ रहा है जी 5000 किलो जूल एनर्जी हीट, तब ये जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं रिएक्टेंट वाली साइड लिखता हूं या इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं, पी इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस, तो चाहे ये प्रोडक्ट वाली साइड माइनस हो या इस तरफ लेके आएगा तो रिएक्टेंट वाली साइड प्लस हो। इसका मतलब तुझे समझ आना चाहिए, यस और नो। रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं जी अभी। सिमिलरली एक्सो का मतलब, एक्सोथर्मिक का मतलब, सर एक्सोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट निकले, और कोई चीज जब निकले, जब चीज मिलती है हमें, मिलने वाली चीज को बोला जाता है प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि सर लेट सपोज इसमें अगर ए प्लस बी है और वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो प्रोडक्ट बनने के दौरान हीट रिलीज होगा, तो डेल्टा एच किस तरफ आएगा? प्रोडक्ट वाली साइड ऐड होगा। ये बात ध्यान रखना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सवाल यही आएगा, या तो वो एक्सो एंडो दे भी देगा, नहीं तो वो बोलेगा कि सर एक्सोथर्मिक का मतलब, सर अगर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मतलब मैं रिएक्टेंट को हीट करता हूं तब वो रिएक्शन हो रहा है, तो हीट मुझे देना पड़ रहा है। दैट मीन्स मैं यहां पे पॉजिटिव लिख रहा हूं, चाहे इधर पॉजिटिव लिख ले या उधर ले जाके नेगेटिव लिख ले। सिमिलरली इसमें देख, इसमें अगर मैं कहता हूं डेल्टा एच, तो यहां पे प्रोडक्ट, एक्सोथर्मिक मतलब निकलना, तो यहां पे डेल्टा एच कैसा है? प्रोडक्ट वाली साइड है। या फिर इसको और करके तू ऐसा भी लिख सकता है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए जी, छोटी छोटी बातें हैं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब इन दोनों पे इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट तो मुझे इजीली बता सकता, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसको आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसको आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, मैंने यहां पे पहला टेम्परेचर को बढ़ाया, तो आप जस्ट अपना दिमाग लगाएंगे, सर कोई ऐसी रिएक्शन, हेलो, एक्सोथर्मिक बोल रहा हूं, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकले। दैट मीन्स कि सर लेट सपोज अगर मैं ए और बी दो को मिलाता हूं, प्रोडक्ट बनता है, बट प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट रिलीज हो रहा है, तो हीट जो रिलीज होगा, जो हीट निकलेगा, हीट निकलने वाली चीज इस रिएक्शन को फेवर कर रही है। एक बार फिर से, सर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट निकलता है, तो हीट निकलने से वो रिएक्शन हो रहा है। मान ले अगर मैं उसको टेम्परेचर देता जाऊं, हीट देता जाऊं, अबे हीट निकलने से वो रिएक्शन हो रहा है, तू और हीट दे देगा तो वो रिएक्शन रुक जाएगा, धीरे हो जाएगा ना भाई, वो आगे नहीं जाएगा, वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। एक बार फिर से, क्या बोला मैंने? एक्सोथर्मिक मतलब सर निकलना, हीट का निकलना। तो जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो हीट निकलेगी, हीट निकलना उसको फेवर करेगा। लेट सपोज मैं अगर इसमें हीट देना शुरू कर दूं, अबे भाई हीट निकलने के लिए फेवर करेगा, हीट देगा तो इसको डिसफेवर करेगा, ये प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, वो बैकवर्ड ही रहेगी। यस और नो? अरे बोलना भाई। तो फॉर एक्सोथर्मिक, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिसफेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और, लेट सपोज अगर मैं कोई रिएक्शन करवा रहा हूं और रिएक्शन क्या है कि सर एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकलने वाली चीज उसको सपोर्ट कर रही है। मान ले मैं जो हीट दे रहा था मैं उसको और कम करने लग जाऊं, तो सर अब वो ज्यादा आगे जा रहे, अरे बोलो ना, वो ज्यादा आगे जाने लग जाएगा। यस और नो? क्योंकि हीट निकलना उस रिएक्शन को फेवर कर रहा है। अगर मैं हीट
कम दूंगा, दैट मीन्स कि सर डेफिनेटली मैं उसको हीट को घटा रहा हूं। हीट घटाने से, एक्सो मतलब निकलना, एक्सो मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, हीट निकल रहा है। तो सर इसका उल्टा कि सर अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, अगर एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना, तो अगर मैं और हीट दूंगा तो भैया और हीट देने का मतलब हीट निकलने से ही वो रिएक्शन हो रहा है, तो और हीट दूंगा तो उसको डिसफेवर करेगी भैया, कि और हीट नहीं, भैया हीट निकलने से तो मैं रिएक्शन कर रहा हूं, तू और हीट देते जा रहा है तो रिएक्शन ही नहीं करूंगा। दैट मीन्स कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, वेयर एज इसमें लेट सपोज अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो सर एंडोथर्मिक का मतलब समझो। एंडोथर्मिक मतलब सर इस बार इसमें रिएक्टेंट वाली साइड हीट दिया जा रहा है, इसको हीट करूंगा तभी ये रिएक्शन करेगा। तो ज्यादा टेम्परेचर करूंगा, ज्यादा हीट करूंगा तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, विच मींस टेम्परेचर इंक्रीज विल फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन फॉर एंडोथर्मिक, है ना। इट फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, देयरफॉर रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। सवाल आने वाला है एंड वाइस वर्सा, टेम्परेचर घटाने का मतलब रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। सो आई होप सो आपको अब ये भी समझ आ गया। इजी है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के नाम पे ही आपको ध्यान रखना है इसको। चलिए आइए अब मैं आपको सवाल दिखा देता हूं इसके बेसिस पे। ये तीसरा फैक्टर था, अपन पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम भी उसी में पढ़ चुके हैं। अब मैं पढ़ता हूं जी टेम्परेचर, जो मैंने यहां पे लिख दिया है, इसके सवाल करवा देता हूं आपको। आओ जी, इस सवाल से शुरू करते हैं, इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर इससे अगला क्वेश्चन और दमदार है, बढ़िया क्वेश्चन है वो। ये आ सकते हैं गाइज, ये सारे नए क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें, सारे नए क्वेश्चन, और ये बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। इनमें से कोई भी एज इट इज भी टपक सकता है, इसकी भी गारंटी पूरी है। देख क्या रहा है, द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड CO2, H2 एंड CO2 टू फॉर्म CO प्लस में वाटर, बैलेंस्ड है। देख ले, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, बिल्कुल बैलेंस। अगेन इन अ गैस फेज, सारे के सारे गैस फेज में है, इज एन एक्सोथर्मिक। अब इसने बोल दिया, ना भी बोले तो चलता है जी, अपन को पता है एक्सोथर्मिक का मतलब सर यहां पे वो डेल्टा एच लिखता है, ठीक है। चलो, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव होता है। प्रिडिक्ट द चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन द सिस्टम ओरिजिनली एट इक्विलिब्रियम में था, उसको अपन ने बदलना चाहा, स्ट्रेस करना चाहा। तो सबसे पहले तो पहला कैसे किया अपन ने, CO2 को रिमूव कर दिया। बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगी, आपको ऐसे ही बताना है। CO2 को रिमूव कर दिया, तो अगर मैं CO2 का कंसेंट्रेशन घटा रहा हूं, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को घटा रहा हूं, तो रिएक्शन बैकवर्ड। अबे जिसकी कंसेंट्रेशन घटेगी रिएक्शन उस तरफ जाएगी, यस और नो। कुछ अता पता नहीं चल रहा तुम्हें, तुम बस ऐसे बैठे हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बताना जरा, सेकंड वाले का बताओ, अगर CO रिमूव करूं तो बताओ रिएक्शन किस तरफ जाएगा। सबका आंसर करो, सबके आंसर खुद ब खुद लिखो। ABCD में ना अपनी कॉपी में साइड में लिख लो कि सर A वाला बैकवर्ड है, B वाला ऐसे करके, फिर मैं एक एक करके पूछता हूं आपसे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा, सर अगर CO रिमूव कर दूं, अबे CO घटा दूं ना भाई, CO घटा दूं तो रिएक्शन जो घट रहा है इसको बराबर करने के लिए इस तरफ जाएगी रिएक्शन, दैट इज व्हाट फॉरवर्ड।
टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दूं, गुड्डू टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा है, बट साथ में वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सोथर्मिक। तो सर क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर घटाना विल फेवर, है ना। अगर अबे अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा एक्सोथर्मिक के बेसिस पे या एंडोथर्मिक के बेसिस पे, यहां उसने एक्सोथर्मिक बोला है, मतलब सर हीट देने पे वो रिएक्शन इतना नहीं होगा, क्योंकि वो रिएक्शन तब हो रहा है जब वो हीट निकाल रहा है। तो टेम्परेचर ज्यादा दूंगा तो वो रिएक्शन होगा नहीं, वेयर एज टेम्परेचर कम करूंगा तो रिएक्शन हो जाएगा, ज्यादा होगा फॉरवर्ड जाएगा। बोल गुड्डू, इजी है, सबके एक्सप्लेनेशन लिखने हैं, इन सबके रीजन लिखने हैं, आपको सबके रीजन लिखने हैं। अगेन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड, मतलब प्रेशर ऑफ द सिस्टम, लेट सपोज सर अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, सबसे पहले तो डेल्टा एनजी निकाल लें, सबके एक एक मोल से डेल्टा एनजी 0 है तो इसका नो इफेक्ट। क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा, बहुत बढ़िया राजा, शाबाश, बहुत बढ़िया, नो चेंज, नो इफेक्ट, बहुत बढ़िया हर्ष, शाबाश, दिव्यांशी, अंकित मिश्रा, मेघा, पवन, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। इसमें सर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा यार, नो इफेक्ट, ना बे नो इफेक्ट मास्टर, नो इफेक्ट। वॉल्यूम बढ़ाने का अबे वॉल्यूम बढ़ाने का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। अबे डेल्टा एन जी ना भाई, डेल्टा एन जी ही 0 है, ठीक है, क्लियर है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक और सवाल आपके लिए, सिर्फ आप ही के लिए एक और सवाल। जैसे ये सवाल ये रहा, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो आप बच्चे मुझे ये बताएंगे कि इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप पहचान पाएंगे, क्या आप पहचान पाएंगे, क्योंकि इसमें बोला नहीं है। हाँ, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द फॉलोइंग यील्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। नीचे वाली रिएक्शन जो दे रखी है, इनके प्रोडक्ट के यील्ड में क्या इफेक्ट आएगा, ये अपन को बताना है। बट सवाल उठता है कि सर टेम्परेचर का इफेक्ट बताने के लिए रिएक्शन एक्सो और एंडो पता होनी चाहिए कि क्या है, वो यहां मेंशन नहीं है, बट कुछ ना कुछ गिवन है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो बताओ, पहली रिएक्शन, इस केस को या इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बताओ, शाबाश। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलूंगा कि एंडोथर्मिक। तो आपको पता है जो चीज मिल रही है प्रोडक्ट वाली साइड, दैट मींस वो निकल रही होगी। हीट क्या होती है, अगर हीट प्रोडक्ट वाली साइड ऐड ऑन कर रखी है तो इसका मतलब क्या है सर, वो निकल रही है। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, यस इट इज एक्सोथर्मिक। देन अगेन सर इसको यहां लिख रहे हो चाहे इसको यहां प्लस में लिख लो, दैट मींस हीट दिया जा रहा है रिएक्टेंट को, एंडोथर्मिक। बच्चों बात इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए। अगेन सर अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब सर ये निकल रही होगी, प्रोडक्ट में मिल रही है, इट मींस ये एक्सोथर्मिक है, एंड दैट इज व्हाट, एंडोथर्मिक। राइट, सबने पहले तो ये पहचान लिया, बिल्कुल सर सबने पहचान लिया। अगेन आगे चलते हैं। अगली बात जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो ये है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रिएक्शन यील्ड्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब उसने यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का मतलब वो सवाल में क्या पूछ रहा है, आपको टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन तो पूछ रहा है, बट कौन सी, किस तरफ की, फॉरवर्ड की या बैकवर्ड की, बताओ। तो उसने बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट जो आगे की, प्रोडक्ट आगे जाने पे बनता है ना भाई, फॉरवर्ड जाने पे बनता है ना, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ही तो हैं। दैट मींस वो कंडीशन पूछ रहा है फॉरवर्ड की। बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे मास्टर जी, एक सेकंड में बता देंगे। देख कैसे, सबसे पहले तो डेल्टा एनजी निकाल ले, सबके डेल्टा एनजी निकाल ले, या इसको और ढंग से बोल ले, पहले तो एक्सो एंडो लिखा हुआ है तो टेम्परेचर का बता दे। तो पहले में देख एक्सोथर्मिक है, तो आगे ले जाने के लिए अगर मैं जिसको ज्यादा हीट दूं सर ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ये हीट छोड़ने पे आगे जा रही है, हीट निकलते हुए आगे जा रही है, ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है तो आगे जा रही है। तो पहले में टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यस और नो। आप स्टेप वाइज चलिए, आगे पीछे मत चलिए, आप मुझे इसका आंसर करो कि इसमें क्या कंडीशन हो गया। क्या मैंने सही लिखा है, टेम्परेचर का घटना विल फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, टेम्परेचर डिक्रीज विल फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यस और नो। एक्सोथर्मिक है तो कम हीट दूंगा तभी आगे जाएगा। सिमिलरली एंडोथर्मिक में सर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। सेम एक्सो में फिर से कम, एंडो में फिर से ज्यादा। आप सभी बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं जो मैंने अभी लिखी?
ठीक है, अब मुझे आप प्रेशर का कंडीशन खुद बताएंगे, प्रेशर का कंडीशन खुद बताएंगे। प्रेशर का कंडीशन बताओ। तो आप सबसे पहले तो डेल्टा एनजी निकालेंगे। इसमें डेल्टा एनजी कितना है? तो सर 2 है और यहां 4 है, दैट इज माइनस का 2, विच इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। अब ऑब्वियसली ना, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट के कितने हैं? 4, तो प्रोडक्ट के मोल्स कम हुए। सेम ऐसे ही इसका डेल्टा एनजी कितना हुआ? सर ये 2 है, ये 0 है, तो ओवरऑल 2 - 2 0। अगेन इसका सर 2 है, यहां 3 है, तो डेल्टा एनजी कितना हुआ? 2 - 3, दैट इज व्हाट? -1। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या आप यहां से भी देख सकते हो, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट के 3 है। नीचे आ जा, नीचे डेल्टा एनजी निकालेगा तो कितना आ जाएगा? सर ये कितने हैं? 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 - 1, डेल्टा एनजी कैसा है जी? पॉजिटिव। इसका मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या अब ऐसा क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि आपको एक चीज तो यहां से ये पता लग गई कि सर अगर नो इफेक्ट देखना हो तो सर जिसमें भी डेल्टा एनजी 0 है तो आप सिंपली कहेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? सर क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं भैया? प्रेशर बढ़ाने से अपन को प्रोडक्ट बनाना है, फॉरवर्ड लेके जाना है। तो सर फॉरवर्ड लेके जाने के लिए अपन को एक दिमाग में बात पता है, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां मोल्स कम है। यहां पे मोल्स प्रोडक्ट के कम है तो प्रेशर बढ़ा दे। प्रेशर बढ़ाने से ही प्रोडक्ट बनाना है ना भाई, प्रोडक्ट की ओर लेके जाना है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है तो प्रेशर बढ़ाएगा तो प्रोडक्ट की तरफ ही जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड ही जाएगा, तो प्रेशर बढ़ा दे। यहां पे भी सर रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाने के लिए प्रेशर बढ़ाऊंगा। डी में बताओ, डी में बताओ, क्योंकि सर यहां पे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन आगे लेके जानी है, तो सर प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा है ना, तो हमने तो यही सीखा है कि प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां मोल्स कम है। क्योंकि यहां मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेशर कम कर दे, क्योंकि प्रेशर कम करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां मोल्स ज्यादा। और यहां पे मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं? तो उसने सवाल में खुद ही बोल रखा है कि प्रोडक्ट का यील्ड बता किसमें ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि फॉरवर्ड जाने की कंडीशंस बताओ। आई होप सो आपको अब ये इसमें से आइडिया हो गया है, राइट? अगेन इसी में मैं एक और एडिशनल चीज कर देता हूं जो आप सभी को बतानी है। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम का भी देखो, वॉल्यूम का भी देखो। सिंपल है सर, अगर प्रेशर ज्यादा करने से आगे जा रहा है तो वॉल्यूम कम करने से पीछे जाएगा, सॉरी आगे जाएगा। आगे ही लेके जाना है ना, प्रेशर ज्यादा करने से या वॉल्यूम कम करने से। नो इफेक्ट तो नो इफेक्ट। अगेन प्रेशर ज्यादा करने से तो वॉल्यूम कम करने से, प्रेशर कम करने से तो वॉल्यूम ज्यादा करने से, एज इट इज इनवर्स रिलेशन। लिख सकते हो ये सारी चीजें, कोई भी किसी को भी दिक्कत ना हो, नहीं होनी चाहिए। यस, शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। चलो जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और बहुत गजब क्वेश्चन है, मतलब कमाल बवाल बेमिसाल धमाल क्वेश्चन है। ये रहा, ये रहा जी ये क्वेश्चन। केपी फॉर द एंडोथर, अरे भैया केपी फॉर एंडोथर्मिक, वर्ड इंपॉर्टेंट है इसीलिए अपन इसको जानते भी हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव है, केमिकल रिएक्शन का केपी दे रखा है। बहुत गजब का सवाल है, मतलब हद इंपॉर्टेंट सवाल है। मस्त एक कॉन्सेप्ट सीखोगे यहां से, देखना। कह रहा देन द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, मतलब रिएक्शन पीछे जाने के लिए कौन सी कंडीशन फेवर करेगी। सिंपल। अब देखना जरा क्वेश्चन, देखना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमें बैकवर्ड जाना है। मतलब मान लो सर अगर कोई रिएक्टेंट भी हुआ, कोई प्रोडक्ट भी हुआ, तो मुझे यहां पे बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड। बहुत बढ़िया। रिएक्शन है कैसी? एंडोथर्मिक, दैट मींस पॉजिटिव। तो सर ये जो दे रखा है एंडोथर्मिक, इस वाले डाटा से मैं यूज करके इसको, एंडोथर्मिक जो दे रखा है इसका यूज करके मैं ये तो बता सकता हूं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। कैसे? बताना जरा। इसमें अगर रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है तो टेम्परेचर का क्या कंडीशन होगा, बताना। बैकवर्ड के लिए फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मुझे बैकवर्ड लेके जाना है बच्चों, बताना टेम्परेचर क्या करूंगा मैं, टेम्परेचर क्या करूंगा। एनीवन कोई भी? लो करना पड़ेगा
क्योंकि सर टेम्परेचर देने, एंडोथर्मिक मतलब टेम्परेचर लेगा, लेना, हीट लेने से ही आगे जाएगा, हीट ना दे तो वहीं रहेगा। दैट मीन्स बैकवर्ड करने के लिए मुझे हीट को, टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। दैट मीन्स सर हाई वाला काट दे, हाई वाला काट दे, लो बचे हैं। तो अब सवाल उठता है कि सर अगर तीन हाई होते तो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था, यहां पे तो दो लो बच गए हैं। सवाल अब यह है प्रेशर भी ढूंढना पड़ेगा। अब प्रेशर के लिए मुझे मोल्स का आइडिया नहीं है। देख कहीं रिएक्शन नहीं दे रखा, यही गजब की बात है, यहां कहीं रिएक्शन नहीं दे रखा। गुड्डू यहां कहीं रिएक्शन नहीं दे रखा, तो अपन मोल्स कैसे निकालेंगे? अबे चेंज इन मोल्स कैसे निकालेंगे? और मोल्स ही नहीं निकाल पाएंगे तो प्रेशर का इफेक्ट कैसे बताएंगे? क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा करेंगे उस तरफ जाएगी रिएक्शन जहां मोल्स कम है। क्या मोल्स का तो आइडिया नहीं है अपन को, तो कैसे करेंगे? है ना, जीतू भैया कहते हैं क्वेश्चन है तो आंसर होगा, यस और नो। तो क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी है। अब आंसर क्या है? ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। तो इसका आंसर क्या है? तो यहां पे केपी दे रखा है, केपी तो दे रखा है, उसका यूनिट देखो, यूनिट क्या है? एटीएम। हेलो, केपी तो दे रखा, उसका यूनिट क्या है? एटीएम। इसका मतलब ये कि सर अगर आप इस पूरी रिएक्शन को एक तरीके से प्रिडिक्ट भी कर लो तो केपी कुछ भी वैल्यू दे बट यूनिट इसका क्या है? एटीएम। मतलब लेट सपोज अगर ऊपर केपी लिखा तो ऐसी जाएगा ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ भी कर लो, एक चीज तो फॉर श्योर है कि यहां पे इसकी लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल रिएक्शन मान लेता हूं, मैंने लिखा है ए से मैं जा रहा हूं टू बी, इसका यूनिट बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे सर बी का स्क्वायर अपॉन ए। इसका यूनिट बोलता हूं, प्रेशर ऑफ बी और प्रेशर ऑफ ए, ये कितना होगा? एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम। कट के क्या हो जाएगा? एटीएम। इसका मतलब सर ये जो एटीएम यूनिट आ रही है ना, ये मुझे चीख के कह रही है कि सर जो प्रोडक्ट के मोल्स है ना वो ज्यादा है। हाँ, ये बात समझ आई कि नहीं आपको? ये बता दो। इसके यूनिट से एटीएम है ना, अबे ऊपर एटीएम बचना चाहिए, ऊपर एटीएम बच, अगर मैं कहता पर एटीएम बच रहा है, पर एटीएम इनवर्स, इसका मतलब सर नीचे दो एटीएम आ रहे होंगे और ऊपर एक एटीएम आ रहा होगा, तब ये कट के 1 अपॉन एटीएम बचेगा। ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये यूनिट से मुझे आइडिया मिल जा रहा है कि सर इसका यूनिट एटीएम है, और अगर एटीएम है तो दैट मीन्स मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो रिएक्शन अगर मुझे बैकवर्ड करनी है तो मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सर प्रेशर बढ़ा के मैं रिएक्शन को बैकवर्ड कर सकता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि किसके मोल्स कम है। अपन को तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूं, जिसके भी मोल्स कम है रिएक्शन उस तरफ जाएगा, क्योंकि यहां पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कम है, तो प्रेशर बढ़ा दे तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन आने लग जाए। तो हाई प्रेशर, अबे यार लो टेम्परेचर। राइट बच्चों, चलो ठीक है। एक बार ये भी क्वेश्चन है, ऐसा भी सवाल आ सकता है, ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी एक बार आप ट्राई कर लो उत्तर, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर कर दो। सॉलिबिलिटी का मतलब इंपॉर्टेंट बात है। सॉलिबिलिटी का मतलब बस इसमें भी देख, क्योंकि इसमें भी
प्रेशर वाली चीज आ रही है। तो जब भी प्रेशर का इफेक्ट आए, अपन को मोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसका मोल ज्यादा है, किसका कम है। अब सवाल ये उठता है, सर लेट सपोज वो कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया, ये गैस है, इसको वाटर में डालना है। तो लेट सपोज एक मेरे पास गिलास है, इसमें मैं डाल रहा हूं अमोनिया। तो अमोनिया गैस जब मैं वाटर में डालता हूं, सो व्हाट इट बिकम्स एक्वस अमोनिया। यस और नो? एक्वस बनता है। एक्वस बनेगा, अबे ऑब्वियसली ना, कोई चीज उसमें डाल दूं, उसमें घोल दूं, तो ये एक्वस ही बनेगा। एक्वस ही बनेगा ना यार, एक्वस ही बनेगा। विच मीन्स कि सर अगर मैं अमोनिया ले रहा था गैसियस में, उसमें मैं वाटर डाल दूं, तो वो अमोनिया एक्वस बन जाएगा। यस और नो? वो अमोनिया एक्वस बन जाएगा। क्या ये रिएक्शन आप सभी को समझ आई? क्या ये रिएक्शन आप सभी को समझ आई? क्या ये रिएक्शन आप सभी को समझ आई? अब आता हूं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल इंक्रीज दिस सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब गैस वाला ज्यादा एक्वस फॉर्म में रहे। अबे सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना, तो ज्यादा एक्वस में रहेगा, दैट मीन ज्यादा सॉल्युबल है। तो कौन से ऐसे फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं? मतलब रिएक्शन किस तरफ भेजना है? रिएक्शन किस तरफ भेजना है? रिएक्शन किस तरफ भेजना है गुड्डू? फॉरवर्ड। हां जी, तो आजा। अब मुझे बता इसमें, क्योंकि तुझे पता है जब मैं मोल्स निकालता हूं डेल्टा एनजी, मैं सिर्फ किसके निकालता हूं? गैसियस के। यहां तो ये तो एक्वस है ना भैया, ये तो एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो इसका 0 कंसीडर करूंगा, इसका 1, तो ये 0 -1 है, तो ओवरऑल -1 नेगेटिव। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के। तो प्रेशर को बढ़ाना क्या आगे जाएगा? नहीं। क्या प्रेशर को बढ़ाना आगे जाएगा? कतई नहीं। यस और नो? क्या प्रेशर को क्योंकि ऑब्वियसली ना भाई, मैं सिर्फ गैसियस के मोल्स देख रहा हूं। यहां पे लिक्विड बन जा रहा है, यहां पे गैसियस है, तो प्रोडक्ट में 0 है, यहां पे 1 है, तो ओवरऑल माइनस आएगा। माइनस का मतलब प्रोडक्ट में मोल्स कम है, रिएक्टेंट के ज्यादा है। अरे बोलना भाई, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स हो। दैट मींस प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं तो अमोनिया का फॉर्मेशन जो गैसियस फॉर्म में वो ज्यादा होगा। मुझे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है, मुझे तो एक्वस में बढ़ाना है, तो मुझे प्रेशर बढ़ाना नहीं है, प्रेशर को घटाना है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सवाल उठता है कि सर यहां पे तो एक्सो एंडो नहीं दे रखा, तो आपको थोड़ा सा इसका भी आइडिया होना चाहिए कि जब भी मैं किसी गैस को डिसॉल्व करता हूं, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक है, तो सर टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर कल करेंगे निखिल मिश्रा जी। कल भैया अपनी डीपीपी में टिक लगा के आ जाना। 4 डीपीपीज हैं, कल ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद डिस्कस नहीं होंगी। जो पहली 3-4 डीपीपीज हैं वो कल ही डिस्कस होंगी, उसके बाद नहीं हो पाएंगी जी। ठीक है, तो अपनी डीपीपी सारी सॉल्व कर लो, जो भी डाउट हैं वो कल ही पूछने हैं आपको। डन? चलो, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर अगर मैं और डाल दूं तो सर अगर मैं रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली ना, इसी में मैं पानी डाल रहा हूं ना भाई, वाटर इसी में मैं डाल रहा हूं, वाटर इसी में मैं डाल रहा हूं, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर विल आल्सो फेवर। ये बात समझ आई कि नहीं? बता दो एक बार। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना जरूर से, ठीक है। बाकी अपने एक बार डाउट कल लेके आना, उसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक श्रुति ने बोला था, श्रुति सिंह, ठीक है, निखिल मिश्रा, और बाकियों को भी होगा, ठीक है। तो बच्चों कल पढ़ के आना, डीपीपी सॉल्व जरूर करके आना, ठीक है। अपना केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, एक छोटी सी बात बची है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। दैट इज इनर्ट वाला, ठीक है। सर ए होगा ना? ए नहीं होगा, दिखाना एक बार भाई, कौन है? नीचे 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 नीचे। सर ए एंड ए कैसे हो जाएगा भाई? ए कैसे हो जाएगा? प्रेशर बढ़ा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हो भी सकता है भाई, प्रेशर बढ़ाने से, रुको 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 रुको, मैंने मे भी शायद उल्टा लिख दिया।
प्रेशर बढ़ाने से देखना लेस नंबर ऑफ मोल्स किसकी तरफ है, प्रोडक्ट के मोल्स, तो मुझे ज्यादा, हाँ ठीक है, अबे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, सही बोला सयन। देखना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, देखना प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा, रिएक्शन मूव्स टूवर्ड, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया जी, लेस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। मतलब ये कि सर लेट सपोज अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो मुझे ऑब्वियसली प्रोडक्ट वाला ज्यादा बनाना है, एज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, देयरफॉर रिएक्शन मूव्स टूवर्ड प्रोडक्ट, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ध्यान रखना इसका, ठीक है। ए होगा, ए होगा, ए होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना इसका। किसने बोला है, सयन ने बोला था, शाबाश, ठीक है। चलिए ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, ओके गाइस, ठीक है।